नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रवासी कथाकारों की कहानियों की श्रृंखला में वरिष्ठ लेखिका प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी एक फैसला ऐसा भी, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। ट्रेन पूरे रफ्तार से पश्चिम से पूरब की ओर जा रही थी। पहले से बैठे कुछ यात्री पूरे हक के साथ फैलकर बैठे थे तो कुछ सोए थे। सुनंदा अपनी जगह खोज रही थी। दिल्ली की गर्मी और उस पर लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, चल चल कर थक चुकी थी वो। असिस्टेंट की मदद से सीट देखकर निश्चिंत हो अपना सामान रखने लगी। एक बोतल पानी की निकाली और घटाघट पी गई। आंखें बंद कर बैठी थी, तभी चादर कंबल लेकर असिस्टेंट आ पहुंचा। सुनंदा लेट गई। सोचा दिल्ली की ट्रैफिक के कारण ट्रेन किसी तरह ही मिल पाई। दिल्ली से बनारस का सफ़र सुनंदा अकेली ही कर रही थी। एक समय था जब बनारस का चप्पा चप्पा घूमने का शौक़ था। बाबा विश्वनाथ के दर्शन कितनी बार किया, गिना नहीं जा सकता। पतली सी गली के दोनों ओर अनगिनत दुकानें थीं। सभी के साथ लगभग खरीद फरोख्त का संबंध अच्छा खासा बन गया था। अब तो ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं और धूमिल भी। सुनंदा ने बनारस क्या छोड़ा, कभी पलट कर उस ओर नहीं देखने का मौका नहीं मिल सका। ननिहाल की धमा चौकड़ी समय का धक्का खाकर कितने पीछे कहीं दुबक गई। वक्त के बहाव में बहती बहती वो दिल्ली आकर रुक गई। दिल्ली निवासिनी का ये नया परिचय लेकर पुरानी वाली सुनंदा थोड़ी ही रही। भाग दौड़ का उसका काम था। 2 बेटियों की जिम्मेदारी जो उस पर आ पड़ी थी अकस्मात, जिसके लिए वो खुद को तैयार कर रही थी। बाहरी दुनिया से अनजान, घर की परिधि में रहने वाली वो सुनंदा अब पहले वाली नहीं थी। उसका ये बदलाव नाते रिश्ते में, पास पड़ोस में चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन उसके लिए ये एक अनिवार्यता थी। उसे 2 रूप में जीना जो था, यानी 2 स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों की माँ और पिता, दोनों रूप में मजबूती से खड़ा होना था। सुनंदा को कोमल अपने 2 बच्चों के लिए और कड़क जमाने की थपेड़ों को झेलने के लिए स्वयं को सशक्त बनाना था। स्वभाव में सतर्कता की विशेष रूप से जमाने के हालात को देखते हुए ज़रूरत थी। जो सुनंदा हर किसी परिचित की मददगार बन सहायता करने में सबसे आगे रहती, वो अपने आप में धीरे धीरे सिमटने लगी थी। काम से काम रखती, वैसे भी उसके पास समय नहीं था। उसके बदलते स्वभाव की चर्चा घर बैठी स्त्रियों के बीच अक्सर होती रहती थी। अकेली स्त्री अपनी ढाल खुद बनाती है और उसके साथ तो 2 बचपन की दहलीज पार करती हुई कन्याएं थीं। सुनंदा के भाई भाभी थे जिनसे अक्सर वो राय मशवरा कर लेती थी। देवर से उसका रिश्ता अभी तक सही चल रहा था, परंतु आगे का भरोसा करना पूरी तरह पक्की लकीर होगी ये कहना मुश्किल था। सुनंदा के पति दिल्ली के इस फ्लैट को चलते चलते खरीद गए थे। उन्हें क्या पता था कि वो उन तीनों के सिर पर एक छत बनाकर उनसे इतनी दूर चले जाएंगे जहां उनके प्यारे जन पहुंच नहीं सकते। जिम्मेवारी वो खुशी खुशी उठा रही थी। पति का अभाव तो एक जख्म था जो उसके साथ अंतिम सांस तक रहने वाला था। सुनंदा का ये संकल्प था कि वो अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डालेगी, और ये उसने अपने बलबूते कर दिखाया। आसान नहीं था 2 लड़कियों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाना। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें उसे दरकिनार कर दी। अपनी जान पहचान के द्वारा उनकी फ़ीस माफ़ करवा दी, जिसके कारण उसे बहुत राहत मिली थी। ये समय कठिनाई का था, किसी तरह गुजरा। मीनू और शीनू दोनों एक एक कर इंजीनियर बन गईं। प्रतिष्ठित कंपनी में अपनी योग्यता से नौकरी हासिल की। सुनंदा की खुशियों की कोई सीमा न रही। कुछ हासिल होने का सुख प्राप्त हुआ था उस दिन। हौसला कुछ और बढ़ा था उसका। अकेलेपन का अभिशप्त जीवन, सुनंदा का दमकता सौंदर्य, उस पर दोनों लड़कियां मापर गई थीं। इतना ही काफ़ी था बातें बनाने और उड़ाने के लिए। सच जानकर क्या लाभ, मनोरंजन तो हो ही जाता है सबका। किसी की जिह्वा का क्या भरोसा, बिन समझे बूझे चल पड़ती है कहानियाँ गढ़ने। सुनंदा और उसकी 2 प्यारी बेटियां अफवाहों द्वारा रचित आरोपों से मुक्त न रह पाईं, किंतु इन बातों का प्रभाव उनके निजी जीवन पर नहीं पड़ा। कभी वे निराश नहीं हुईं, ना ही उनकी हिम्मती माँ सुनंदा ने उन्हें अनर्गल बातों से क्षुब्ध होने दिया। कहने सुनने वालों का क्या, जो मन आया किसी के लिए कुछ भी कह दिया। अभी 3 दिन ही तो हुए, नीला की माँ चटकारें लेकर किस तरह पड़ोसी की लड़की के बारे में जो मन हुआ बोलती चली जा रही थी। बाहर की उड़ती खबरें घर में रहने वालों के लिए मनोरंजन का कारण बना रहता था।
पास पड़ोसी का भी अच्छा खासा समय कट जाता था। किंतु इन सबसे बेपरवाह थी सुनंदा, क्योंकि वो लक्ष्यहीन नहीं थी। जिम्मेदारियों के प्रति सजग वो हमेशा रही। सुनंदा के पति किसी सरकारी बैंक में ऊंचे पद पर काम करते थे। स्वभाव के नम्र थे, परंतु कार्य क्षेत्र में ईमानदारी और कार्यकुशलता के लिए प्रख्यात कड़े अनुशासन प्रिय अधिकारी माने जाते थे। पति के देहांत के पश्चात सुनंदा को उनके पति के बैंक में कार्य तो मिला, पर उसकी शिक्षा के अनुकूल, यानी ऑफिसर की श्रेणी में नहीं मिला। मानी बात है, सुनंदा का वेतन भी कम था। संघर्ष के कठिन दिन 2 बच्चियों के संग कटने लगे। महंगाई का दौर था, अक्सर हाथ तंग रहते थे। कम धनराशि में गृहस्थी चलाना एक कला है। सुनंदा इसमें कुशल थी। वो स्वभावतः शाहखर्च नहीं थी, हाथ रोकना उसे आता था। दोनों बच्चियां जमाने को देखते हुए समझदार थीं, माँ का साथ देती, कहना मानती, और सबसे उम्दा बात यह थी कि दोनों अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक थीं। इसलिए इस तरफ से सुनंदा निश्चिंत थी। बनारस वो जाना नहीं चाहती थी, परंतु कामकाजी लोगों की खुद की मर्जी से दफ्तर तो नहीं चलता ना। जहाँ काम होगा वहाँ जाना ही था। ऑफिस की एक महिला कर्मचारी के साथ उसका घनत्व था। घर के पास ही रहने के कारण साथ आना जाना भी होता। कभी कदार बच्चों की देखरेख भी कर देती थी। आज उनके सहारे अपना घर छोड़ बनारस जा रही थी। 4 दिनों की तो बात थी। झटपट काम निपटाकर वापस दिल्ली आ जाएगी। शीनू से मीनू 3 वर्ष छोटी है, लेकिन कद काठी से कम 6 वर्ष छोटी दिखती थी। वह संधि की नाजुक अवस्था लगभग पार हो चली थी, अतः समझदारी आ गई थी। बचपन में आपस में दोनों बहनों के बीच कभी मारा पीटी नहीं होती थी, किंतु विचारों के मतभेद जहाँ होते थे वहाँ गर्मागर्म विवाद होने लगता था। सुनंदा अधिक काम करते हुए भी अपने बच्चों को समय देने की भरसक पूरी कोशिश करती थी। सभी अपनी अपनी सहेलियों की, लेक्चरर प्रोफेसर्स की, और सुनंदा अपने ऑफिस के सहकर्मियों के विषय में बातें किया करती थीं। एक छोटी सी दुनिया में रहकर खुश रहना सीख गई थीं। उचित उम्र में योग वर तलाश कर पहले शीनू और फिर मीनू का विवाह कर दिया। पिता और माता का अगाध प्रेम केवल माँ सुनंदा से पाकर वे अपने अपने घर सुखी थीं, पर माँ एकाकी और भी हो गई थी। शीनू और मीनू सोचती, उनके सिवा माँ का कौन है। माँ अभी कार्यरत थी, अतः उनके पास समय समय पर चंद दिनों के लिए हो आती थी। 2 वर्षों की बात थी, फिर तो माँ साथ रहेंगी, ऐसा सोचकर अपने कार्य में लग जाती थी। अपना कर्तव्य पूरा करने की अब उनकी बारी थी। संघर्षों का सामना करती माँ को कैसे भूल पाती। आंखों की कोर से लुढ़कते आंसुओं को कितनी बार छिपाते देखा उन्होंने। माँ की पीड़ा महसूस की थी, पर वे भी बेबस रही थी। उसकी निष्ठावान माँ के विषय में ओछे लोगों की ओछी सोच उनके कानों तक भी पहुँची थी, जिसे वो पी गई थी। माँ की ढाल बन खड़ी रहती थी। सामाजिक प्रथा के अनुसार सुनंदा की दोनों बेटियों पर से उसका जो पूरा हक था वो कम हो गया। बेटों और बेटियों में अंतर नहीं होता, पत्रिकाओं में और भाषण में ही कहे जाते हैं। वास्तविकता आज भी यही है कि बेटी दूसरे घर की हो जाती है और पुत्र अपने माँ पिता का ख्याल रखता है। अंतर बस इतना ही है, इसको समझने में और कार्यान्वित करने में अधिक समय गुजर जाता है। आधुनिक युग की प्रगतिशील मानसिकता वाली पुत्रियां अपनी माँ का सहारा तब तक ही बन पाती हैं जब तक उनके अपने एकल परिवार का निर्माण नहीं हो जाता। उसके बाद वे लड़कियां टुकड़े टुकड़े में बंटने लगी थीं। सुनंदा ये देखती और समझती थी, वक्त को उससे अधिक किसने देखा था। वक्त की धूप में तपती उसकी ज़िंदगी ने उसे दृढ़ बना दिया था, लेकिन वो कोई रोबो तो नहीं थी ना। हाड़ मांस की बनी एक स्त्री थी, जहाँ एक दिल भी था, भावनाएं तथा सोचने वाली बुद्धि भी थी। वो अपनी पुत्रियों के बढ़ते फलते फूलते परिवार को देख फूली नहीं समाती। उसकी ये सफलता थी, उसका मान सम्मान था, और सबसे बड़ी प्राप्ति थी ईश्वर की अनुकंपा, जो उसका मात्र संबल था। दोनों लड़कियों के चले जाने पर घर आने के बाद समय कटना सुनंदा के लिए कठिन हो गया। जहाँ इतनी रौनक थी, वहीं घर सूना सा लगने लगा। घर वही था, पर हंसते बोलते प्राणी तितर बितर हो गए थे। अकेलेपन में तरह तरह के विचार मन में आने जाने लगते हैं। अक्सर खाली मन पुराने कागज़ पत्रों को सलीके से रखने का काम समय को उपयोगी बनाने के लिए करने लगता है। घर आकर किससे बात करे, किससे दिनचर्या का बखान करे। कभी कभी अपनी अलमारी तो कभी कभी शीनू मीनू की अलमारियाँ ठीक करने बैठ जाती।
पुराने कपड़े दिखते, फिर उनसे जुड़ी यादों का सिलसिला शुरू। कितने घंटे बीत जाते, तंद्रा तब टूटती जब दरवाजे की घंटी सुनती थी। अचानक दोनों बहनों का झगड़ा याद आ गया। कौन पहले नहाएगा, यही विषय था उनके झगड़े का। उनके पापा तब आए फैसला करने और ये नियम बना कि जो पहले अपना कपड़ा गुसलखाने के दरवाजे पर टांग देगा, पहला नंबर उसका। दूसरे दिन दोनों एक समय पर चली कपड़ा टांगने। मीनू 2-4 कदम पीछे थी। तत्क्षण उसने अपने कपड़े दूर से फेंके, जो सीधा दरवाजे पर जा लटका। झगड़ा फिर से शुरू। शीनू का आरोप था, मीनू तो बेईमान है, ये गलत तरीका था। मीनू की दलील थी कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने युक्ति निकाली और अक्सर युक्ति का प्रयोग करना पड़ता है आगे रहने के लिए। बात कपड़े टांगने की थी, किस तरह टांगना है इसका कोई नियम नहीं था। पुनः उनके पापा ने आकर मामला ख़त्म किया। सुनंदा की आंखें नम हो आईं। एक बार फिर अकेलेपन ने उसके मन को कुरेद दिया। अनमनी सी हो गई। किसी भी स्त्री के जीवन में पुरुष की अनिवार्यता को झुठलाया नहीं जा सकता। अधूरी सी हो गई थी वो उनके जाने के बाद। तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी और उसके कदम बढ़ गए उस ओर। मीनू की चहकती आवाज़ से अनुमान लग गया वो बहुत ज़्यादा खुश थी। फ़ोन का रिसीवर हाथ से छूटने वाला ही था कि पुनः संभाल और खुशी जताते हुए सुनंदा बोली, ये तो खुशी की बात है, दामाद जी को अमेरिका जाना है, बधाई हो बेटी। और आँखों की कोरों से बूंदें टपकने लगी थीं। पुनः बोली, चलो अब दोनों बहनें पास पास रहोगी, अच्छा लगेगा। उधर से खनकती आवाज़ कानों में आई, हाँ माँ, हम आधे घंटे की दूरी पर ही हैं। जब आप आइएगा तो आपको आसानी होगी, 3-3 महीने में हम दोनों के पास रह लीजिएगा। पहली बार सुनंदा उसकी आवाज़ में पहली वाली बात महसूस नहीं कर पाई थी। ठीक है, फ़ोन रखती हूँ, कहते हुए बाय माँ कहकर फ़ोन रख दिया। सुनंदा वहीं सोफे पर निढाल हो गई थी कुछ देर के लिए। पास आकर गंगा बोली, सब काम हो गया दीदी, अब मैं चलती हूँ, कहती हुई निकल गई। सुनंदा बुझी बुझी सी उठी और दरवाजे की साकल लगाई। वापस कमरे में आकर मन लगाने के लिए अपनी प्रिय उपन्यासकार श्रीमती उषा किरण खान लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास भामती के पन्ने खोलकर बैठ गई। 2-4 पेज से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जब मन हरा भरा हो तभी सब अच्छा लगता है। उसका मन न लगा। पुस्तक बंद कर सर थाम कर बैठ गई कुछ देर। खुद को संभाल रही थी संभवतः। यद्यपि उनकी कहानियों से सुनंदा को समय समय पर ऊर्जा मिलती, जो संघर्ष के दिनों में उसकी सहायक रहीं। उनकी रचनाएं उसकी प्रेरणा स्रोत थीं, उसका विश्वास भी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा स्थल। सुनंदा मीनू दामाद और 4 सूटकेसों में सिमटे सामान को गौर से देख रही थी। यदि जीवन में तरक्की के अवसर आएँ तो ठुकराने की अपेक्षा स्वीकार करने में ही उनकी भलाई है, परंतु लंबी दूरी और साथ में अपनों का छूटना, छटपटाहट भरी लाचारी के असह्य पीड़ा से गुजरना भी पड़ता है। सुनंदा इस गहन पीड़ा को चुपचाप सह रही थी। शीनू पहले ही देश छोड़ चुकी थी और पूर्णतः वहाँ के रंग में रंग चुकी थी। मीनू को अवसर मिला तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। बच्चों की खुशी में सदा से सुनंदा साथ खड़ी रही। वे दोनों ही उसके जीवन का अहम हिस्सा थीं। पिता के अभाव में किसी तरह की कमी नहीं होने दी। अचानक मीनू पति सहित आकर बोली, 2-3 वर्षों की तो बात है माँ, रिटायर्ड हो जाने पर तुम भी हमारे साथ ही रहना। दामाद जी ने सांत्वना भरे स्वर में कहा, अपना ध्यान रखिएगा माँ जी। चरण स्पर्श करते हुए, हाथ हिलाते हुए वे आंखों से ओझल होते गए। थकी हारी बोझिल मन लिए सुनंदा घर वापस लौट आई। कुछ देर के लिए थम गई, फिर उठी, छितराए हुए कपड़ों के समेटा, पुनः हाथ में किताब लेकर बैठ गई। कब सो पाई उसे भी पता नहीं चला। सूरज की प्रथम किरण उसके माथे पर पड़ी, तभी उसकी नींद खुली। दिन गुजरने लगे और सुनंदा रिटायर्ड हो गई। धीरे धीरे सुनंदा 4 बच्चों की नानी बन चुकी थी। बेटी दामाद का लगातार दबाव आ रहा था, साथ रहेंगे, दिल्ली रहकर क्या करेंगी। पाले पोसे नाती नतनी के मोह जाल में फंसने लगी सुनंदा। दिल्ली छोड़कर अमेरिका में रहने लगी। कुछ वर्षों बाद सिटीजनशिप भी ले ली थी, परंतु उसने ये महसूस किया कि वो दोनों बेटियों के बीच बढ़ती चली जा रही थी। एक शटल कॉक की तरह, कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में। इनके बीच उसकी स्वयं की इच्छा अथवा भावना दम तोड़ने लगी। समय बदल चला, वर्षों निकल गए। एक दिन वो भी आया जब दिल्ली के मकान की किसी को ज़रूरत महसूस नहीं हुई।
सबका एक ही विचार था कि इसे बेच दिया जाए। सुनंदा इस विचार पर सहमत तो हो गई, किंतु तब तक उसने रिश्तों की अहमियत जमाने की फितरत का पूरी तरह अनुभव कर लिया था। कम उम्र में जीवन साथी का साथ छोड़ देने से सदा आत्मनिर्भर रहने वाली सुनंदा कोई बच्ची नहीं थी। उसने वो दिल्ली का घर भी बेच दिया, परंतु एक छोटा सा फ्लैट उसी दिल्ली में दूसरी जगह ले लिया, जहाँ कभी उसका मन हो कुछ दिन वो रह सके। सुनंदा ने स्वयं को पूरी तरह से अपनी बेटियों दामाद को अर्पित नहीं किया। सुनंदा की इस समझदारी को आधुनिक पीढ़ी सहर्ष स्वीकार न कर सकी। सुमधुर अपनों के रिश्ते पूर्ववत न रह सके। सुनंदा ने ये कदम अपनों के परिवर्तित रोज के व्यवहार के आधार पर उठाया था, कोरी भावना के आधार पर नहीं। ममता के वश होकर सुनंदा ने माता पिता दोनों बनकर अपने बच्चों के लिए खड़ी रहने का एक संकल्प लिया था वर्षों पहले, और आज एक फैसला खुद के लिए ले बैठी। एक फैसला मोह माया के कारण लिया गया था, पर यह दूसरा फैसला मोह माया से मुक्त होकर वो ले बैठी। अनेकानेक अनुभवों से गुजरती सुनंदा अब अपने छोटे से घर में चैन से रह रही है। अपनी ज़िंदगी का रिमोट उसके खुद के हाथों में है, किसी अन्य के हाथों में नहीं। वो अब खुश है। वो मानती है कि जिसने जन्म दिया वही प्रभु अंत भी संभालेगा। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई एक बेहद सारगर्भित कहानी, एक फैसला ऐसा भी। मोह माया से लिप्त होने से लेकर मोह माया से विरक्त होने तक की जीवन के सफ़र की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा, और साहित्य की उत्कृष्ट कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।